अगली सुबह ट्रिप का आखिरी दिन था। सूरज की रोशनी जंगल के दरख्तों से छिनकर जमीन पर पड़ रही थी, लेकिन अभय के दिल में रात शाह साहब की कही हुई बातों की तारीकी थी। इसे एक फैसला करना था। उसने परिया को नाश्ते के बाद तन्हाई में बुलाया। वो लोग कैंप से थोड़ा दूर एक पत्थर पर बैठे। अभे, परिया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कल रात जब मैंने तुम्हें सच बताया, तो उसके बाद मेरी और तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है। परिया, अभे का हाथ थाम कर, मैं तैयार हूँ। अभे, मुझे कोई खौफ नहीं है। अभे, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम कितनी खास हो। तुम पोतर खून वाली हो, और यही चीज तुम्हें वेम्पायर कम्युनिटी के लिए या तो सबसे कीमती असासा बना देगी, या सबसे बड़ा खतरा। मेरे दादा का कहना है कि मेरा राज जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। अभय ने शाह साहब की तजवीज परिया को बताई कि अगर वो उसका थोड़ा सा खून पिए और उसे अपना खून दे, तो वो एक हाइब्रिड बन जाएगी, इंसानों से ज्यादा ताकतवर और वेम्पायर कवानीन से किसी हद तक महफूज। परिया, चेहरे पर थोड़ी देर की सोच, फिर पुरेतमाद नजरों से, हाइबर्ड, क्या मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊंगी? अभे, तुम शायद मुकम्मल वैम्पायर नहीं बनोगी, लेकिन तुम्हारी उम्र थम जाएगी, तुम्हारे हवास तेज हो जाएंगे, और तुम्हें हमारी कुछ ताकतें मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद तुम हमेशा के लिए इंसानी दुनिया से कट जाओगी। परिया, मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि मुझे अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करने हैं। लेकिन अगर तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी खतरे में है, तो मैं तुम्हें और खुद को खोना नहीं चाहती। मेरा ख्वाब अब तुम्हारे साथ जुड़ा है। मुझे मंजूर है। अभे, मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने को तैयार हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये उनके रिश्ते का सबसे बड़ा और खतरनाक अहद था। उधर जंगल में बंधे हुए राजत और उसके दोस्त जब होश में आए, तो वो खौफजदा थे, लेकिन उनके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। कॉलेज वापस आते हुए बस में राजत ने एक कोने में बैठकर अपने दोस्तों से बात की। राजत, अभे, वो इंसान नहीं है। इसमें गैर मामूली ताकत है। हम उससे नहीं लड़ सकते, लेकिन हम इसे दुनिया के सामने बेनकाब कर सकते हैं। वकरानत, लेकिन कैसे? कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो हमें पागल समझेंगे। राजत, मैंने अपने वालिद के पुराने दोस्त के बारे में सुना था, मेजर प्रताप सिंह। वो फौज से रिटायर होने के बाद अब एक खुफिया तंजीम चलाते हैं, जो ऐसी खारिकुल आदत मखलूकात का शिकार करती है। उन्हें यकीन दिलाना हमारा काम है। राजत ने एक मंसूबा बनाया। वो अभय की गैर मामूली सरगर्मियों पर नजर रखेगा और सबूत इकट्ठा करके मेजर प्रताप को दिखाएगा। इस बार उसका इंतकाम सिर्फ परिया पर नहीं, बल्कि इन दोनों पर होगा। शहर की जिंदगी में खुफिया रिश्ते की मुश्किलात ट्रप खत्म हुई और सब शहर वापस आ गए। अभय और परिया का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और खुफिया हो गया था। वो रातों को मिलते थे और दिन में कॉलेज में भी साथ होते, लेकिन अब उनके इर्द गिर्द एक खामोश हिफाजती हिसार था। अभय ने परिया के लिए एक खास लॉकेट खरीदा, जिसे वो हमेशा पहनती। ये इसलिए था कि उसकी खुशबू को थोड़ा बदला जा सके, ताकि दूसरे वेम्पायर आसानी से इस पोतर खून को ना सूंघ सकें। वो अपने घर के बाहर भी हमेशा चौकना रहता कि कहीं कोई उस पर नजर न रख रहा हो। एक शाम जब परिया अपने किराए के कमरे में मुतालिया कर रही थी, अभय उससे मिलने आया। परिया, मुझे कभी कभी डर लगता है अभय, ये सब कितना पेचीदा और खौफनाक है। अभय, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। याद रखना, हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। मैं तुम्हें हाइबर्ड बनाने का फैसला इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें बदलना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेजर मंसूबा शुरू कर दिया था। उसने मेजर प्रताप सिंह से मुलाकात की, जो एक सख्त और सर्द मिजाज शख्स थे। राजत, सर, मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरे पास सबूत हैं। कॉलेज में एक लड़का है, अभय। वो इंसान नहीं है। मैंने उसे गैर इंसानी ताकत का इस्तेमाल करते हुए देखा है। मेजर प्रताप, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए, दुनिया में बहुत से दिमागी मरीज हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस अफसाने पर मुझसे यकीन करवा लोगे? राजत, मैं आपको सबूत दूंगा। मैंने खुफिया कैमरों से इसकी फुटेज ली है। वो धूप से परहेज करता है, उसकी रफ्तार बिजली जैसी है, और उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी सुर्खी झलकती है। मेजर प्रताप ने राजत के सबूतों पर गौर किया। उन्हें शक था, लेकिन वो इस तरह के केसेस को कभी भी नजरअंदाज नहीं करते थे। उन्होंने अपने खुफिया शिकारियों की टीम को अलर्ट कर दिया और अभय की निगरानी शुरू कर दी। अभय और परिया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था
कि एक ताकतवर और मुनज़्ज़म शिकारी तंजीम अब उनके पीछे पड़ चुकी है। उनका खुफिया रिश्ता अब ना सिर्फ वेम्पायर दुनिया बल्कि इंसानों की शिकारी दुनिया के निशाने पर भी था और परिया ने हाई बर्ड बनने का फैसला कर लिया था। अभय ने उन्हें यकीन दिलाया कि ये अमल रात के वक्त जब सूरज की कोई ताकत नहीं होगी उनकी हिफाजत में होगा। उसने हवेली में जाने के बजाय परिया के छोटे से किराए के कमरे को ही इस मुकद्दस और खतरनाक लम्हे के लिए चुना। इस रात परिया बहुत खौफजदा थी, लेकिन उसकी आंखों में अभय के लिए प्यार और एतमाद था। परिया, आहिस्ता से, मैं तैयार हूँ अभय, ख्याल रखना अभय, इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी मोहब्बत। दर्द ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये तुम्हें बदल देगा। ये हमारी बका के लिए जरूरी है। अभय ने कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को मजबूती से बंद किया और फिर परिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। सबसे पहले अभय ने एक छोटा सा जख्म परिया की गर्दन पर किया, जहां से उसने वो पोतर खून सिर्फ इतना पिया कि उसके वैम्पायर ताकतें मजबूत हो जाएं और उसका बदन इस अमल के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही अभय ने उसका खून पिया, इसे एक हैरत अंगेज नई ताकत और तवानाई महसूस हुई। परिया ने दर्द की एक धीमी सी चीख निकाली और उसका बदन ठंडा पड़ गया। अगला कदम सबसे अहम था। अभय ने अपनी कलाई पर एक जख्म किया और अपने जिस्म का थोड़ा सा खून परिया के होंठों से लगा दिया। अभय, पी लो परिया, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है जो अब तुम्हारी भी होगी। परिया ने लरजते हाथों से वो खून पिया। जैसे ही अभय का वेम्पायर खून उसके अंदर गया, परिया को लगा जैसे उसके अंदर आग लग गई हो। ये एक तकलीफ दे अमल था। इसका दिल तेजी से धड़का, इसकी हड्डियां टूटने लगीं और उसकी बेनाई शदीद हो गई। वो जोर से चीखी, ये दर्द उसकी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा था। अभय ने उसे मजबूती से पकड़ा और उसे संभालने की कोशिश की। चंद लम्हों बाद परिया खामोश हो गई और उसका बदन पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसके चेहरे पर पुरसुकून मौत जैसी कैफियत थी। अभय ने सब्र से इंतजार किया। आखिरकार परिया ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुले। अब उसकी आंखों में पहले से ज्यादा चमक और तेजी थी। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी। परिया, धीमी आवाज में, मुझे मुझे अब सब कुछ बहुत साफ नजर आ रहा है। मैं दीवार के पीछे से भी आवाजें सुन सकती हूँ। अभय, तुम हाईबर्ड बन गई हो मेरी जान। तुम महफूज हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ मजीद मजबूत हो चुके हैं। इसी दौरान मेजर प्रताप सिंह की खुफिया शिकारी टीम ने अपनी निगरानी तेज कर दी थी। राजद के फराहम करदा कैमरा फुटेज और प्रताप की अपनी मालूमात से उन्होंने अभय की कुछ गैर मामूली हरकत देखी थी, खास तौर पर कॉलेज कैंपस में उसकी तेज रफ्तारी। मेजर प्रताप ने अपने सबसे तजर्बाकार शिकारी कैप्टन राठौड़ को एक जाल बिछाने का हुक्म दिया। मंसूबा कॉलेज के बाहर की एक वीरान गली में एक नकली झगड़ा करवाना था, जिसमें एक तालिब इल्म को शदीद जख्मी दिखाया जाता। अगर अभय वाकई गैर मामूली ताकत रखता है और वो परिया की हिफाजत के लिए करीब रहता है, तो वो इस झगड़े में मुदाखलत करेगा। अगले दिन कॉलेज के बाहर वही हुआ। राजत ने कुछ किराए के बदमाशों को जमा किया, जिन्होंने मेजर प्रताप के एक शिकारी पर हमला कर दिया, जो एक मासूम तालिब इल्म के भेस में था। परिया और अभय कॉलेज से बाहर आ रहे थे। परिया ने पहली बार अपनी नई हाई बर्ड ताकतों का इस्तेमाल महसूस किया। परिया, अभय का हाथ दबाते हुए, अभय, वहां गली में कुछ गड़बड़ है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्से और खौफ की आवाजें आ रही हैं। वो लड़का खतरे में है। परिया की ये नई तेजी अभय के लिए इत्मीनान बख्श थी, लेकिन वो जानता था कि ये एक फंदा हो सकता है। अभय, होशियार रहो। परिया, ये एक जाल हो सकता है। लेकिन अभय एक इंसान को तकलीफ में देखकर खामोश नहीं रह सकता था। उसने तेजी से परिया को कॉलेज की बाउंड्री के करीब एक छुपी हुई जगह पर धकेला। अभय, यहीं रहना, मैं सिर्फ देखकर वापस आता हूँ। जैसे ही अभय तेजी से उस गली की तरफ बढ़ा, उसकी रफ्तार आम इंसानों के लिए सिर्फ एक धुंधलापन थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शिकारी, नकली तालिब इल्म जमीन पर गिरा हुआ है और बदमाश उसे मार रहे हैं। गुस्से में आकर अभय ने इन बदमाशों पर हमला कर दिया। उसने सिर्फ हाथ का हल्का सा जोर लगाया और बदमाश हवा में उड़कर गिरे। ये एक वाज़ेह इशारा था कि ये शख्स आम नहीं है। मेजर प्रताप का छुपा हुआ कैमरा इस सारे अमल को रिकॉर्ड कर रहा था। जब अभय तेजी से जख्मी तालिब इल्म के पास पहुंचा, तो उस तालिब इल्म कैप्टन राठौड़ ने फौरन एक खास किस्म का चांदी का धुआं, सिल्वर मिस्ट वाला ग्रेनेड अभय के करीब गिरा दिया। वेम्पायर के लिए चांदी शदीद जहर होती है।
ग्रेनेड फटने पर धुआं अभय के जिस्म पर पड़ा। अभय को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर तेजाब गिर गया हो। वो जोर से चीखा और फौरन पीछे हट गया। इसके माथे पर पसीना आ गया और उसकी आंखें दर्द से सुर्ख हो गईं। कैप्टन राठौड़ फौरन उठा और अपने रेडियो पर पैगाम भेजा, कंफर्म, वो मखलूक है, इसे चांदी से नुकसान पहुंचा है। मेजर, शिकार शुरू हो चुका है। अभय जख्मी और लड़खड़ाता हुआ तेजी से कॉलेज की तरफ भागा ताकि वो परिया के पास जा सके। अभय चांदी के धुएं की वजह से शदीद जख्मी लड़खड़ाता हुआ वापस कॉलेज की हुदूद की तरफ भागा। उसका जिस्म अंदर से जल रहा था और वैम्पायर होने की वजह से जख्म भरने के बावजूद ये दर्द आम नहीं था। परिया, जो छुपी हुई थी, उसने गली से आने वाली जोरदार चीख और फिर अभय की तेज धमक की आवाज सुनी। वो लम्हे भर में समझ गई कि अभय खतरे में है। इसकी नई हाईबर्ड जिबलतें उसे खबरदार कर रही थीं। जैसे ही अभय उसकी तरफ आया, उसका जिस्म दर्द से झुक रहा था। परिया ने उसे संभाला। परिया, आंसुओं के साथ, अभय, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया है? अभय, दांत पीसते हुए, चांदी, शिकारियों ने मुझे चांदी के जाल में फंसाया। हमें फौरन यहां से निकलना होगा। परिया ने अपनी तेज बिनाई से गली के मोड़ पर देखा। कैप्टन राठौड़ और दो दूसरे शिकारी तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। इनके हाथों में चांदी की चाकुएं और नेज़े थे। परिया ने पहली बार अपनी नई ताकत का इस्तेमाल किया। खौफ के बजाय उसके अंदर एक शदीद हिफाजती गुस्सा जागा। परिया, तुम नहीं भाग सकते अभय। तुम्हारा जिस्म तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम मुझे रास्ता बताओ और मैं तुम्हें ले जाऊंगी। परिया ने अभय को अपने बाजुओं में लिया। अभय का वजनी, सर्द जिस्म इसके लिए अब कोई मसला नहीं था। वो हाइबर्ड बन चुकी थी और उसके जिस्म में गैर मामूली कुव्वत थी। अभय, पीछे की दीवार, वहां पर एक कमजोर जगह है। ताकत इस्तेमाल करो। परिया ने अभय की हिदायत पर अमल किया। उसने पूरी कुव्वत से दीवार की तरफ छलांग लगाई। उसकी रफ्तार एक तेज रफ्तार गाड़ी जैसी थी। शिकारी अभी गली से बाहर निकल ही रहे थे कि परिया ने अभय के साथ तकरीबन 10 फुट ऊंची दीवार को आसानी से फलांग लिया। कैप्टन राठौड़ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। रुको, वो लड़की, वो भी गैर मामूली तौर पर तेज है। वो अकेला नहीं है। अभय अगरचे जख्मी था, लेकिन परिया की नई ताकत और रफ्तार देखकर सुकून में आया। शिकारी ताकुब। परिया ने अभय को लेकर शहर की गलियों और भेड़ में दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी मंजिल अभय की हवेली थी, जो शहर से काफी दूर थी। पीछे शिकारी उनका ताकुब कर रहे थे। कैप्टन राठौड़ को मालूम था कि आम भाग दौड़ में वो अभय को नहीं पकड़ सकते, लेकिन अभय जख्मी था। कैप्टन राठौड़ अपने रेडियो पर, मेजर, टारगेट ए और टारगेट बी, नई हाइब्रिड लड़की एक साथ भाग रहे हैं। लड़की ने गैर इंसानी ताकत का मुजाहिरा किया है। वो हवेली की तरफ जा रहे हैं। तमाम यूनिट्स को अलर्ट करो। उन्हें शहर की हदूद से बाहर नहीं निकलना चाहिए। परिया ने दौड़ते हुए सड़क पार की। उसकी बेनाई गाड़ियों की रफ्तार और ट्रैफिक को सेकेंडों के 10वीं हिस्से में पढ़ रही थी। वो मुकम्मल तौर पर एक सुपर सोल्जर बन चुकी थी। अभय हाँफते हुए, उनके पास मजीद शिकारी होंगे। हमें छुपना होगा किसी जेरे जमीन जगह। परिया ने एक जेरे तामीर मेट्रो स्टेशन को देखा। वो तेजी से उसके अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी और एक अंधेरी और वीरान सुरंग में दाखिल हो गई। अभय का जख्म चांदी के असर से अब भी अंदर से जल रहा था, लेकिन उसने अपनी ताकत को मुश्तमे किया और परिया को सुरंग के एक कोने में ले जाकर बिठाया। परिया, मैं तुम्हारा जख्म ठीक नहीं कर सकती। अभय, चांदी, ये हमारे लिए जहर है। ये सिर्फ वक्त के साथ या फिर शाह साहब की खास जड़ी बूटियों से ही ठीक हो सकता है। परिया ने इर्द गिर्द देखा। सरिंग में बहुत सी आवाजें गूंज रही थीं। दूर से पुलिस के सायरन की और शिकारियों के भागने की तेराबता। अभय ने अपनी कमीज से एक छोटा सा कदीम फोन निकाला और शाह साहब से राब्ता किया। अभय, दादाजी, हम शिकारियों के जाल में फंस गए थे। परिया ने मुझे बचा लिया। वो अब हाइब्रिड बन चुकी है और उसने गैर मामूली ताकत का मुजाहिरा किया है। लेकिन मैं जख्मी हूँ। चांदी का जख्म है। शाह साहब, आवाज में खौफ और उजलत। बच्चा, मैं जानता था ये होगा। वो शिकारी बहुत मुनज्जम है। तुम लोग कहाँ हो? तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहा हूँ। शाह साहब ने एक फौरी मंसूबा बनाया।
वो अपने सबसे पुराने और वफादार वैम्पायर साथियों को अभय और परिया को निकालने के लिए भेज रहे थे। अभी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मेजर प्रताप के शिकारी सुरंग के अंदर दाखिल हो गए। उनकी टार्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। कैप्टन राठौड़ उनसे सिर्फ चंद मीटर दूर था। उसके हाथ में एक चमकती हुई चांदी की चाकू थी, जो वैम्पायर को मारने के लिए बनाई गई थी। कैप्टन राठौड़ जोर से, हैंड्स अप, तुम दोनों हमारे घेरे में हो। अभे, हथियार डाल दो। हम तुम्हें और तुम्हारी साथी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अभे जख्मी होने की वजह से अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता था। इस लम्हे फरिया ने खुद को आगे किया। फरिया, आवाज में नया एतमाद और गूंज, तुम्हें पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। तुम मेरे अभे को हाथ नहीं लगा सकते। कैप्टन राठौड़ ने फरिया का मजाक उड़ाया। तुम क्या करोगी लड़की? भागो, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। फरिया ने एक खौफनाक, फैसला कुन नजर उसकी तरफ डाली और अपनी नई हाइब्रिड ताकत के साथ वो तेजी से झपटी। ये इनके नए रिश्ते का पहला खौफनाक और फैसला कुन तसादुम था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।